हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने हाई कोर्ट वाला हिस्सा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम लोग हाई कोर्ट के जो अधिकार होते हैं, जो क्षेत्राधिकार होते हैं और शक्तियां होती हैं, वो वाला पोर्शन अपन देखेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखा था अपने 7 प्रकार की शक्तियां, उसी प्रकार की 7 प्रकार की शक्तियां उसी तरीके से हाई कोर्ट में भी होती है। कुछ कुछ अंतर होता है, मैं डिफरेंस में बताते चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब शक्तियाँ जो है हाई कोर्ट से संबंधित पूछा जाता है अलग अलग पेपरों में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। तो अपन देखते हैं। देखिए, पहले ये कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको देख लेते हैं। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश होता है, वैसे यहाँ भी होता है हाई कोर्ट में भी अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक है। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, एक्सेस। कार्यकारी न्यायाधीश मतलब कोई न्यायाधीश। देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, वो जो अतिरिक्त कार्यकारी उच्च न्यायाधीश बताया था, मतलब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहता है वो कार्यकारी चीफ जस्टिस भी वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। अगर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किसी कारण से अनुपस्थित है, कार्य करने में असमर्थ है, ठीक है, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, तब भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी मतलब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट में तो और बहुत सारे न्यायाधीश भी होंगे ना। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती, कितने न्यायाधीश होंगे, कौन डिसाइड करता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था राष्ट्रपति। जबकि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कौन डिसाइड करता है? संसद। याद रखिएगा इसको, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संसद, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति डिसाइड करता है। तो अगर कहीं भैया एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, बाकी तो अन्य न्यायाधीश तो होंगे ही ना। तो बाकी जो अन्य न्यायाधीश में कोई अगर अनुपस्थित है, कार्य करने में असमर्थ है, तो कार्यकारी न्यायाधीश की भी नियुक्ति होगी। वही यहाँ पे बताया हूँ, लिखा हुआ है अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। यदि अस्थायी रूप से हाई कोर्ट का काम बढ़ गया हो, ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, अगर हाई कोर्ट का काम बढ़ गया है तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, बहुत सारा काम हो गया है, जितने जज हैं उतने कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। बकाया कार्य अधिक हो, मतलब कार्य, बकाया कार्य मतलब बच गया हो कार्य, बहुत सारा कार्य हो, बहुत सारा बचा हुआ कार्य हो, पेंडिंग काम हो, तो उसको निपटाने के लिए क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगर कोई न्यायाधीश अनुपस्थित हो या किसी ठीक है, कोई अब्सेंट है, किसी कारणवश छुट्टी पे गया है या कार्य करने में असमर्थ है तो अब्सेंट है, या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट के जो जज है वो वहाँ तदर्थ न्यायाधीश बनते थे। मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले हिस्से में बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है। ऐसे हाई कोर्ट के ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं, उनको हाई कोर्ट से बुला के सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश कोरम की पूर्ति के लिए, गणपूर्ति करने के लिए नियुक्त कर लिया जाता था। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर सुप्रीम कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट में अगर नियुक्त हो गए, तो हाई कोर्ट में तो जज खाली हो जाएंगे ना, तो उसके लिए फिर अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं अनुपस्थिति बस लिखा हूँ, आपको पूरा ये पॉइंट बना के लिखना है। यदि, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यदि हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित हों, ठीक है, ऐसा। और यदि, इसमें अलग पॉइंट में लिखेंगे, यदि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में हो गई हो, तब इस कंडीशन में अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में की जा सकती है, ठीक है। अब जो तदर्थ या अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, उनका मैक्सिमम कार्यकाल कितना होना चाहिए, 2 ईयर। अधिकतम कार्यकाल कितना होना चाहिए, 2 साल। जैसे कि, और 62 वर्ष तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल होता ही है। अधिकतम कितने वर्ष रह सकते हैं वो लोग, 62 वर्ष रह सकते हैं। तो इसका अगर नियुक्ति 61 वर्ष में हुआ है, ये न्यायाधीश जो है अधिकतम, जो अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश है, मैक्सिमम कितने साल तक रह सकते हैं, 2 साल तक। अगर मान लो जाए 61 साल की उम्र में अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश वो बने, तो मैक्सिमम, हालांकि ये लोग 2 साल के लिए रह सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, 62 साल बाद। और मैक्सिमम आयु न्यायाधीशों की कितनी रहती है, 62। तो ये 2 वर्ष पूरा नहीं करेगा, केवल 1 साल में रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम 62 वर्ष होना चाहिए। 61 वर्ष में अगर कहीं नियुक्त हुआ है कार्यकारी न्यायाधीश तो 62 वर्ष तक ही रहेगा, 1 ही साल रहेगा। अगर कहीं 60 साल में हुआ तब वो 2 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 2 साल तक कार्यकारी न्यायाधीश रह सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश ये भी सुप्रीम कोर्ट के समान ही रहेगा, एकदम पूरा कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट में जो लिखे हो यहीं पे लिख देना, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब रिटायर्ड जज,
तो अगर कहीं किसी भी तरीके से हाई कोर्ट में जज की कमी पड़ रही है या फिर कोई जज अनुपस्थित है, ठीक है, तो रिटायर्ड जजों को भी जज नियुक्त किया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो वही दिया, जब तक रिटायर्ड जज जो रहेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, अगर रिटायर्ड जज से लिखित सहमति लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति उनको रिटायर्ड जजों को भी अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। जब तक वो उनका कार्यकाल रहेगा तब तक वो लोग क्या करेंगे, हाई कोर्ट के जजों के समस्त वेतन भत्ते और विशेषाधिकार उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश वही होता है, ज़्यादा इसमें डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो बताया था वही है ये। हाई कोर्ट में भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रिटायर्ड जज को नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य। ठीक है, अब देखते हैं अपने हाई कोर्ट के पावर। ठीक है, पावर्स का अब 7 प्रकार की शक्तियां हाई कोर्ट के पास भी होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास होती थी। तो 7 प्रकार की शक्तियों के लिए आप कॉपी जो लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसमें जगह छोड़िए। जब मैंने एक साथ लिख के नहीं बताया जैसे सुप्रीम कोर्ट में बताया था, कुछ कुछ अंतर है क्योंकि। तो जब मैं पूरे अधिकारों को बता दूंगा, आज हम लोग 3 प्रकार के अधिकार पढ़ेंगे, जब मैं पूरे 7 प्रकार के अधिकार को बता दूंगा तो जो आप जगह छोड़े रहेंगे उसमें 1 2 3 4 करके 7 अधिकार को एक साथ लिखिएगा, उसके बाद इसको स्टार्ट करना। ठीक है, तो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, पहला क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 3 प्रकार के अधिकार हम लोग आज देखेंगे और उसके बाद अतिरिक्त अब बाकी जो अधिकार हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मैं एक चीज आप लोग को और बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो पूरे भारत का मुख्य न्यायाधीश बोला गया है। उसके लिए 4 दीवारी में घिरे रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जरूरी नहीं कि वो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा, क्योंकि वो पूरा भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो वो जो रहता है वो जहां बैठ जाएगा वहीं पे सुप्रीम कोर्ट चालू हो जाएगा। मतलब कि क्या, उसके लिए केवल सुप्रीम कोर्ट की 4 दीवारी में जरूरी नहीं कि वो वहीं है, वो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ चला जाएगा, तेलंगाना चला जाएगा, गांव चले जाएगा, कहीं भी चले जाएगा, वो जहां बैठेगा वहीं सुप्रीम कोर्ट चालू हो जाएगा। तो उसको पूरा भारत का मुख्य न्यायाधीश बोला गया है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उसको क्या कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको क्या बोला गया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब वो केवल हाई कोर्ट के, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसका क्षेत्राधिकार केवल राज्य तक सीमित है और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसका क्षेत्राधिकार पूरे भारत में हो, कहीं भी जाके सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, हाईकोर्ट की शक्ति और कार्य में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो ऐसे मामले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, हाई कोर्ट की शक्तियों में हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं, है ना, ऐसे मामले, इन मामलों पे डायरेक्ट हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं। मतलब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की जाती है, उसके बाद कहाँ, हाई कोर्ट में, उसके बाद अंतिम निर्णय अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। लेकिन ये मामले जो रहते हैं, जो मैं बताने वाला हूँ अभी, वो डायरेक्ट ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करके फिर वो हाई कोर्ट में आने का जरूरत नहीं है। इन मामलों को डायरेक्ट हाई कोर्ट में लाया जा सकता है, जैसे कि नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े। ठीक है, मैंने क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो मूल अधिकारों को, ठीक है, लागू कराने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के पास भी नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े, प्रवर्तन मतलब लागू कराना, ठीक है, प्रवर्तन का मतलब संवैधानिक भाषा है, प्रवर्तन का मतलब आप लागू करवाना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नागरिकों के मूल अधिकारों के को लागू कराने से जुड़े मामले सीधा हाई कोर्ट में भी लाए जा सकते हैं। मतलब आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो आरक्षण भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों से के प्रवर्तन, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में पूछेगा कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही मारना है। ठीक है, तो नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू कराने से जुड़े कुछ मामले हाई कोर्ट में भी लाए जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं। क्या, ठीक है। दूसरा, संविधान की व्याख्या से संबंधित, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी फैसले पे सुनवाई की है। अब उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर लगता है कि इसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न छुपा हुआ है या विधि का सारवान प्रश्न जो मैंने बताया था वो छुपा हुआ है, जिसमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी है, तो उस पर हाई कोर्ट क्या कर सकता है ना, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला दिया गया है उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो उसको डायरेक्ट हाई कोर्ट में लाया जा सकता है, हाई कोर्ट उसकी व्याख्या कर देगा। ठीक है,
तो संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले। तीसरा, अधिकारिता, आपका जो अधिकार है उससे संबंधित। वसीयत, जो वसीयतनामा रहता है मृत्यु के समय लिखते हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग मृत्यु के पहले लिख के जाते रहते हैं वसीयत स्टैम्प पेपर में, वही वसीयत। विवाह, तलाक और कंपनी कानून। न्यायालय की अवमानना, यानी कि न्यायालय की अवमानना की है तो इससे संबंधित मामले डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। क्या क्या? वसीयत, विवाह, तलाक, ये जो डाइवोर्स वाला केस रहता है, मैरिज वाला केस से संबंधित कोई विवाद रहता है, वो सब डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे उसके लिए, डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद कंपनी कानून, और उसके बाद न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की बेइज्जती वगैरह किसी तरीके से हुई है तो फिर वो डायरेक्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। चौथा, राजस्व से जुड़े मामले, रेवेन्यू से जुड़े मामले तो आपको पता ही है, ठीक है। राजस्व, भूमि संबंधी विवाद वगैरह हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसी को मूल क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं ना, यहाँ पे आप दूसरा नाम मूल क्षेत्राधिकार इसको लिख सकते हो। पांचवा, सांसद या विधायक के निर्वाचन संबंधित मामले। अब देखिए इसको, सांसदों और विधायकों के निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सांसदों, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, इन दोनों के निर्वाचन संबंधी, सांसद और विधायकों के निर्वाचन संबंधी मामले की सुनवाई कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है? प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधित मामलों की सुनवाई भी हाई कोर्ट ही करेगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, बनारस से चुनाव लड़े हैं, तो बनारस हाई कोर्ट उनके उससे संबंधित विवाद की सुनवाई करेगा, अगर चुनाव से संबंधित को। क्यों? प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सांसद ही तो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है प्रधानमंत्री, सांसद होता है, तो उनके जो विवाद से संबंधित, उनके संबंधित चुनाव निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है उसका निपटारा भी कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो इसको अलग से लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से निर्वाचन संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट, एमपी एमएलए सांसद विधायक से संबंधित निर्वाचन संबंधित मामले कौन? हाई कोर्ट करेगा सुनवाई, और प्रधानमंत्री से संबंधित भी वो हाई कोर्ट ही करेगा। तो सांसद और विधायक संबंधित निर्वाचन संबंधित मामलों का निपटारा कौन करेगा? हाई कोर्ट ही करेगा। ठीक, तो ये 5 मामले जो हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा होता है, यहाँ चमक रहा होगा, रिट क्षेत्राधिकार लिखा हुआ है यहाँ पे, रिट क्षेत्राधिकार। रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार के रिट होते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल रिट जारी कर सकता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू कराने से संबंधित रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसको लिखिए नोट्स में। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है मूल अधिकारों से संबंधित। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जब मैं रिट पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 32 तो मैं पढ़ाऊंगा इसको फिर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार हाई कोर्ट से कम है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों को लागू कराने से संबंधित रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों को छोड़ के कानूनी जो अधिकार हैं आपके, जैसे कि मत देने का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है, तो उन संबंधित उस अधिकारों से संबंधित मामले पे भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो रहता है मूल अधिकारों पर तो रिट जारी कर सकता है, वो 5 तरीके का बताया हूँ मैं। कानूनी अधिकारों में भी और बहुत सारे अधिकारों में भी हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट के रिट जारी करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के शक्ति से ज़्यादा है। ठीक है, तो रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट मूल अधिकारों को लागू कराने से संबंधित रिट जारी कर सकता है। ये आप लोग देखिए। ठीक है, तो रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वही सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त तीसरा अधिकार है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब आप किन किन मामलों में अपील कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो अपील रहेगा वही हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट का अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध, है ना, ऐसा आपको लिखना है कि अधीनस्थ अपीली क्षेत्र उच्च न्यायालय अपने अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें भी वही कैटेगराइज होगा, दीवानी मामले की सुनवाई और आपराधिक मामले की सुनवाई। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, तो दीवानी मामले के अंतर्गत क्या आते हैं? दीवानी मामले, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? सिविल मामले कहते हैं इसको, सिविल या दीवानी मामले। दीवानी मामलों में किन किन मामलों में सुनवाई कर सकता है हाई कोर्ट? तो यदि परिमाण निर्धारित सीमा से अधिक है, देखिए, तो पहली अपील सीधे हाई कोर्ट में होगी। मान लो जाए, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अगर
परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होगा? ये परिमाण लिखा हुआ है, ये परिमाण, परिमाण का मतलब मान लो जाए 20,000 रुपये, ऐसा फिक्स किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। 20,000 रुपये तक के मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाए जा सकते हैं, अगर ऐसा बोल दिया गया है, मान लो जाए, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कंफर्म लिखा भी नहीं है। तो 20,000 तक के मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाएंगे, तो ये परिमाण हो गया। अब इस परिमाण के निर्धारित परिमाण है, ये निर्धारित फिक्स सीमा है, तो इस सीमा से अधिक का फाइनेंशियल मामला है, दीवानी मामला है, कोई वित्त से संबंधित मामला है, तो पहली अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? जो फिक्स राशि है उससे ज़्यादा का अगर मामला है तो उसको आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाने का, अपील सुनने का अधिकार, जाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। दूसरा क्या है, यदि पहली अपील जिला सत्र न्यायालय में की जा चुकी है तो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है ना, जिला और सत्र न्यायालय, उसके नीचे भी तो न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां 2-4 श्रेणियां हैं, मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक परिवार न्यायालय होता है और कई तरीके का न्यायालय होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे के मामले पे, मतलब कहीं पहली अपील है ना, पहली अपील अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, इसके नीचे जो न्यायालय आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो न्यायालय आते हैं उसके खिलाफ आप जिला और सत्र न्यायालय में पहला अपील कर चुके हैं। इसका निर्णय, आप जो नीचे के न्यायालय हैं अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो कोर्ट है उनका न्यायालय आपको मतलब लगा नहीं कि वो लोगों ने आपको न्याय दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला और सत्र न्यायालय में आप एक अपील कर चुके हैं अगर, तो उसके बाद दूसरी अपील डायरेक्ट आप, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, है ना, यदि पहली अपील जिला और सत्र न्यायालय में की जा चुकी है तो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, तो दूसरी अपील आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कर सकते हैं। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ अगर पहली अपील आपने जिला और सत्र न्यायालय में कर रखी है पहले ही ऑलरेडी, तो दूसरी अपील आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक, ये लिखा हुआ है। तीसरा, पंचायत के फैसले के विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, ये अलग से लिखिएगा इसको, ठीक है, नोट करके लिखिएगा इसको। पंचायत के जो फैसले हैं, ठीक है, जो गांव के पंचायत होते हैं उसके जो फैसले हैं, उसके लिए आप, उसके विरुद्ध आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, नीचे आपका पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। तो पंचायत के लगभग उस समय तक पूरा केस सॉल्व हो जा रहता है, तो पंचायत से जुड़े मामले आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये दीवानी मामलों के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। आपराधिक मामले, या इसी को क्या कहते हैं, फौजदारी मामले, हत्या, चोरी, डकैती संबंधित मामले, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप हाई कोर्ट में कब अपील कर सकते हैं? मैंने क्या बता रहा हूँ, हाई कोर्ट में आप किस किस कंडीशन में अपील कर सकते हैं, यही तो बता रहा हूँ मैं इसमें। आपराधिक मामलों में आप कब कब अपील कर सकते हैं? अगर कहीं, ठीक है, अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी भी मुलजिम को, किसी भी अपराधी को 7 साल या उससे अधिक की सजा दी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिला और सत्र न्यायालय ने किसी भी अपराधी को 7 साल या उससे की अधिक की सजा दी है, तो उसके लिए डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको मौत दे दिया है, ये चीज़ याद रखिएगा, नोट करके अलग से लिखिएगा इसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी अपराधी को सजाए मौत दे दिया है, मान लो जाए फांसी की सजा दे दी है, तो तब तक उस अपराधी को फांसी नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट उसकी पुष्टि न कर दे। हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, पर हाई कोर्ट जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक उसको फांसी नहीं होगी। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, सजाए मौत पर हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक है, चाहे व्यक्ति अपील करे या न करे, ठीक है। तो जिसको फांसी मिली है, कोई अपराधी है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दे दिया है, तो वो अपील करे या न करे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट स्वयं से उसको परमिशन देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तभी उसको फांसी दी जा सकती है। हाई कोर्ट का परमिशन के बिना उसको फांसी नहीं दी जा सकती, चाहे वो व्यक्ति अपील करेगा तब तो सुनवाई करेगा ही, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपील नहीं भी किया तो भी हाई कोर्ट के परमिशन के बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको फांसी नहीं दे सकती, सजा सुना सकती है, लेकिन फांसी तभी होगा जब हाई कोर्ट उसको ऑथराइज्ड कर दे, मतलब उस पर अनुमति दे दे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए, सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेट, अब ये सो नीचे जो कोर्ट रहता है, लोअर कोर्ट, उसमें जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट या फिर अन्य मजिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में, केवल उन मामलों में जो आपराधिक मामले आपराधिक दंड संहिता में लिखे गए हों। देखिए, एक दंड संहिता होता है, आपराधिक दंड संहिता कहते हैं, उनमें जो जो मामले पॉइंट आउट किए गए हैं, उन्हीं मामलों पे
आप सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट और अन्य मजिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध भी आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन केवल उन मामलों में जो मामले आपराधिक दंड संहिता में लिखे गए हैं, केवल उन मामलों पे आप उस मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका 3 प्रकार का जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं हाई कोर्ट के, ये पूरे 3 क्षेत्राधिकार मैंने बता दिया आज के वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जब अपन आएंगे तो इसके आगे के जो 4 क्षेत्राधिकार बचे हुए हैं और 4 शक्तियां बची हैं उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब जब अपन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे जो बचा हुआ 4 क्षेत्राधिकार है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।